Hello students, welcome back to the mathematics class of संकल्प ट्यूटोरियल्स। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग मैथ्स का न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक जिसको इंटीग्रेशन कहा जाता है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नाम से समझ में आ रहा है किसी भी चीज को इकट्ठा करना। ठीक, इंटीग्रेशन बेसिकली इसका मतलब होता है सभी चीजों को, कोई भी चीजों को जोड़ के एक एकत्रित करके एज अ होल बना देना। इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं। ये इंटीग्रेशन चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन चैप्टर से मिलता जुलता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग कि सभी को अलग अलग कर देते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सभी को हम लोग इकट्ठा कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इंटीग्रेशन, इट इज द मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स टू फाइंड द होल। इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी चीज को जोड़ रहे हैं, ऐड करना या जोड़ना, समिंग करना मतलब जोड़ना। किसी भी पार्ट्स को जोड़ के हम लोग इकट्ठा एक पार्ट बना रहे हैं, उसको इंटीग्रेशन कह रहे हैं। अगला क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, वही लिखा है। अगला क्या है, ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। जैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसको अवकलन कहते हैं, उसको निकालते हैं तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। उसी तरह इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि हम लोग उसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ठीक, या और किसी भाषा में बोल सकते हैं तो उसको एंटी डेरिवेटिव और किसी शब्द में। ठीक, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, कोई भी चीज है, कोई भी चीज दी हुई है उसका सम अप करना यानी जोड़ के एक पूरा एक पार्ट बना देना। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। तो ये हो गई डेफिनेशन इंटीग्रेशन की। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। हम्म अब इंटीग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स लिख के डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते थे, अब इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सपोज एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, ये एक इंटीग्रेशन की साइन होती है ये वाली। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन हमारा बना हुआ है, यानी कि वो फंक्शन हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में बना हुआ है। जो फंक्शन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बना रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करेंगे या किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग dx लिखेंगे, मतलब कोई भी फंक्शन एफ एक्स है जो कि x में है, उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे क्या आंसर आ रहा है, कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से एक फंक्शन आएगा। बात की बात है कि वो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन हम लोग कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर एक फंक्शन आएगा जिसको हम लोग जी मान रहे हैं। ये जी फंक्शन हो गया, साथ में एक कांस्टेंट c आता है। c क्या है, c इज अ कांस्टेंट। हमेशा हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे उसमें हमारा आंसर के साथ एक कांस्टेंट हमेशा आएगा। तो ये हो गया कि हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंटीग्रल का साइन, फिर फंक्शन जिस रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं वो, साथ में उसका आंसर। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन को किस किस तरीके से किया जा सकता है। कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, वो दिया रहता है कि हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समाकलन का दो प्रकार होता है, एक होता है इनडेफिनिट जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चित, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल जिसको हम लोग कहते हैं निश्चित। ठीक, अब निश्चित और अनिश्चित यानी इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या फर्क है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं।
देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट लिमिट प्रेजेंट नहीं होगी इनडेफिनिट इंटीग्रल में। यानी कि लिमिट क्या होती है कि कहां से कहां तक कोई भी फंक्शन हमारा वेरी करेगा, कोई भी फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, वो लिमिट हो गई। ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में कोई भी फंक्शन दिया हो उसका कोई भी लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट प्रेजेंट नहीं है। ये नहीं दिया है कि उसको कितने के बीच हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। ठीक, कोई भी लिमिट मौजूद नहीं रहेगी। इसको हम लोग सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक, और इसका कोई भी रिजल्ट जो है कोई भी फंक्शन में आएगा। जब तक किसी भी फंक्शन में हम लोग लिमिट नहीं लगाएंगे तब तक कोई नॉर्मल वैल्यू आ नहीं सकती, या तो कांस्टेंट आएगी या तो कोई फंक्शन आएगा। तो हमेशा इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल का आंसर एक फंक्शन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित इंटीग्रल, ऐसा जिसमें निश्चित है कि हाँ हमको दो चीजें दी हुई हैं, उन्हीं के बीच में इसका हम लोगों को समाकलन निकालना है। उसी आंसर में उन्हीं दोनों के बीच का आंसर आना चाहिए समाकलन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद। तो डेफिनिट इंटीग्रल में क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज प्रेजेंट। समाकलन करने की लिमिट मौजूद रहेगी, दी हुई रहेगी। आपको पता होगा कि आपको क्या लिमिट लगा करके उसका उत्तर निकालना है। इसको इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक्स में है, उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट यहाँ पे ए और बी है, मतलब ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। यहाँ पे लिमिट लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग उसमें लिमिट रखेंगे। ठीक, जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा कि कैसे इसकी लिमिट लगानी है। फिलहाल आप लोग ये जानिए कि डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट जो कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ए कहां से शुरू होगा, ए कैन बी इंटीजर। ओके, मतलब ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। जिस प्रकार से वो चीजें दी हुई रहेंगी उस प्रकार से हम लोग उसमें लिमिट लगाएंगे। ठीक है, रिजल्ट रिजल्ट्स इन अ वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि लिमिट क्या है, तो हम लोग एक फंक्शन में आंसर लिखेंगे। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में हम लोगों को पता है कि लिमिट क्या दी हुई है, तो वो लिमिट हम लोग उस फंक्शन में रख के जब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, हमेशा के केस में वो कांस्टेंट वैल्यू ही रहती है। कभी कभी जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो वो कांस्टेंट नहीं देता है, पर इसका आंसर है कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, यानी निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या है, लिमिट उसकी मौजूद रहती है, और अनिश्चित में लिमिट प्रेजेंट नहीं रहती है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा, क्या पढ़ा, कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन की मदद से देखेंगे। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स। पहले हम लोगों को उसका डिफरेंशिएशन निकाल, पता है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, हम लोग जब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़े थे तो हम लोगों को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। वी से साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। इसके मदद से हम लोग ये कहेंगे कि कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने पे साइन एक्स आ रहा है, या साइन एक्स कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। बात समझने की कोशिश करिए। क्या कह सकते हैं हम लोग कि cos x को जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x, यानी sin x को इंटीग्रेट करने पे cos x आ रहा है, या sin x इसका एंटी डेरिवेटिव है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो sin x आ रहा है। प्लस सी, अभी प्लस सी पे ध्यान दीजिए कि
हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड अप होता है, जो अभी हम लोग सबसे पहले स्लाइड में पढ़े थे। ठीक है, cos x को इंटीग्रेशन करने पे sin x आ रहा है और एक कांस्टेंट आ रहा है, या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको ऐसा क्यों लिखा गया, इसका ये मतलब है कि पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आंसर हमेशा कॉस एक्स होगा, और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपली ये हम लोग सिर्फ ये भी लिख सकते हैं ताकि ये आ जाए, एज ए इंटीग्रल हम लोग दिखाएंगे तो ये लिखेंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तो हम लोग इसको इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इसलिए कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जिस चीज का डिफरेंशिएशन किया गया है वो वापस से आ जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे किए हैं, क्या किए हैं, साइन एक्स को पहले डिफरेंशिएट किए हैं तो कॉस एक्स आया है, ठीक, फिर कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दिए हैं तो साइन एक्स आ गया है। तो ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, ये इसमें इसमें यही कहा जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन फॉलोइंग सेंस। बस हम लोग अभी स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है। तो कुछ कुछ तरीके हैं जिसपे वो निर्भर करता है कि कैसे अपोजिट है, कैसे अपोजिट और हो सकता है, किस सेंस में हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है, तो हम लोग वो देख रहे हैं। किस सेंस में है कि पहले कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, पहले उसको इंटीग्रेट कर दिए, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक एफ एक्स वापस से आ जा रहा है, यानी क्योंकि इंटीग्रेट करने पे जो डिफरेंशिएट करने पे आएगा उसका उल्टा आएगा, और डिफरेंशिएट करने पे जो इंटीग्रेट करने पे आएगा उसका उल्टा आएगा। तो यदि हम लोग दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो साथ में लिखेंगे तो क्या अंदर वाली चीज ही ना आएगी आंसर में, तो वही चीज है। और यदि यहाँ पे हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट कर दें, ये पूरा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करें तब भी वही आंसर आएगा। यानी जिस फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन है उसको पहले इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करें या डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करें, आंसर में वापस से वही फंक्शन आ जाएगा बिना किसी चेंज के साथ। यहाँ पे एक प्लस कांस्टेंट सी है, वो इंटीग्रेशन है इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए। एफ डैश एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक, यानी जब हम लोग एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको एफ डैश एक्स लिखते हैं। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स कैसे हैं। कैसे हैं एक दूसरे के इनवर्स, पहले हम लोग इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करें तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा, या हम लोग पहले उसको डिफरेंशिएट करें फिर इंटीग्रेट करें तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा। ओके, क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Two indefinite integrals with same derivative lead to same family of curves and so they are equivalent. इसका क्या मतलब हुआ, दो इनडेफिनिट इंटीग्रल हमारे पास होने चाहिए। इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, जिसका लिमिट मौजूद नहीं हो, ठीक। प्रेजेंट है हमारे पास कौन कौन सा, एक एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, दो इनडेफिनिट इंटीग्रल हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, विथ सेम डेरिवेटिव, मतलब दो इनडेफिनिट इंटीग्रल प्रेजेंट हैं, उसका जो डेरिवेटिव है वो सेम है, यानी जब हम लोग इस वाले इंटीग्रल वाले पार्ट को डेरिवेटिव करेंगे जो आंसर आएगा वो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने पे जो आंसर आएगा दोनों बराबर हैं। ओके, पहली लाइन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहली लाइन क्लियर हो गई, विथ सेम डेरिवेटिव लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हम लोगों को इसमें फैमिली ऑफ कर्व्स पे जाना है, मतलब कि इंटीग्रल का हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो जो भी कर्व आएगा वो सेम फैमिली को बिलोंग करेगा, यानी दो फंक्शन रहेंगे, यदि एफ एक्स और जी एक्स उन लोगों का इंटीग्रल रहे प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव करने पे
दोनों का सेम फैमिली ऑफ कर्व्स आएगा, ठीक है। एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट कैसे है वो हम लोग अभी आगे आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग इस स्टेप पे कैसे आए वो देख लेते हैं। ये डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसको इस साइड ले आए और इक्वल टू में 0 आ गया, ठीक। सिंपल सी बात है, इसको उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा और डी बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लिए, ओके। अब इस स्टेप के बाद आगे क्या है, देखो कोई भी फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और आंसर में 0 आ जा रहा है, इसका क्या मतलब है। कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर यदि आंसर में 0 आ रहा है तो वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसी को हम लोग कांस्टेंट में कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास क्या था, डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने ये लिखा है। अब देखो ये एक कांस्टेंट वैल्यू कैसे आएगा, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे 0 आ रहा है, मतलब इस पूरे इंटीग्रल का वैल्यू एक कांस्टेंट है, तभी ना उसका डिफरेंशिएशन करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन आंसर में 0 दे रहा है, इसका मतलब इसका ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या, यदि यहाँ पे देखो आप लोग डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी चीज दी हुई है, सपोज 5, इसको डिफरेंशिएट करने पे 0 आ रहा है, ठीक। तो 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तभी ना उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। वही चीज हम लोग इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, ओके। हम्म, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मतलब ये हो गया एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, ये हो गया जी एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, सेम वैल्यू दे रहा है, प्लस एक कांस्टेंट दे रहा है। प्लस कांस्टेंट का मतलब जब आप इसका कर्व ड्रॉ करोगे तो कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, इक्विवेलेंट ही होगा ये आपस में, एकदम ऑलमोस्ट सेम। प्लस कांस्टेंट प्लस 0 भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शन कैसा है। इसका मतलब ये हुआ जो हम लोग अभी यहाँ पे देखे कि सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। ग्राफ से सेम फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगी और इसको सॉल्व करने पे ये पता चला कि वो दोनों इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शन जो कि सम अप में दिए हुए हैं, उन दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे। कुछ नहीं है, आसान सी चीज है, इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन पे स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा, पहले हम लोग पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्या है, अब यहाँ पे एक फैक्टर आया है जिसको हम लोग के कहा। के क्या है, के इज अ रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो एज अ कांस्टेंट हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन मौजूद होगा, हाँ। तो वो उस किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा वो कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो फंक्शन दिया हुआ है तो कांस्टेंट को हम लोग पहले अलग कर लेंगे, फिर बाकी चीजें जो दी गई है उसको हम लोग वापस से इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले के को हम लोगों को अलग करना पड़ेगा, ओके।
के को हम लोगों ने अलग कर लिया, फिर वापस जो बचा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर के इज अ रियल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ये बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी भी, आप लोगों को इजीली लर्न हो जाएगा जितनी जल्दी आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो इसका देखते हैं क्या आएगा। सिंपल इसका आंसर है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन में प्लस सी ये लिखना है फॉर्मूलाज में, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरे क्वेश्चंस के साथ लास्ट में एक प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। हर पार्ट को करने की जरूरत, प्लस सी लिखने की जरूरत उसमें नहीं रहेगी। पहले आप इसको, इसके फॉर्मूलाज को समझो। जैसे कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन में पता है, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक। ऐसा क्यों होता है, डिफरेंशिएशन में हम लोग चीजों को कम करते जाते हैं, तो यहाँ पे पावर कम हो गई, और पावर कम होने के साथ जो पावर में मौजूद रहता है वो ये से कोफिशिएंट में आ जाता है। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे पावर एक प्लस हो जाएगी, और जितना पावर यहाँ पे आएगा वही चीज नीचे इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक। तो ये होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला। एक हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स टू द पावर एन के टाइप का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 9। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, पावर एक ऐड हो जा रही है और सेम चीज हम लोग डिवाइड में लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, जो कि आया एक्स टू द पावर 10 अपॉन 10। ये हो गया इंटीग्रेशन। यदि सेम का हम लोग डिफरेंशिएट करें, ये हो जाएगा 9 एक्स टू द पावर 8, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक चीज कम हो जाती है और इंटीग्रेशन में बढ़ जाती है, ठीक है। अब इससे हम लोग एक चीज और सीख सकते हैं, जो है कि इनवर्स कैसे पता करते हैं। देखो अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी चीज का इंटीग्रेशन करने पे जो आंसर आ रहा है, यदि उसको डिफरेंशिएट करें तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन हमारे पास एक्स टू द पावर 9 दिया है, इसको इंटीग्रेट करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर 10 अपॉन 10। ये हो रहा है इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है। मतलब यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें इस वाले फंक्शन को, तो हमारे पास एक्स टू द पावर 9 आना चाहिए, यही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो देख लेते हैं डिफरेंशिएट करके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 अपॉन 10, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है और ये देखना है कि क्या आंसर पे एक्स टू द पावर 9 आ रहा है या नहीं। बहुत आसान सी चीज है, पहले 1/10 को बाहर ले लो, हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन 10 कोफिशिएंट में आ जाएगा और ये एक पावर कम हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, आंसर एक्स टू द पावर 9। अब समझ में आया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं। जिस चीज को इंटीग्रेट करने पे जो आंसर आया उस चीज को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वापस से वही फंक्शन या जो भी प्रेजेंट है वो आ जाएगा। ओके, समझ में आया। नाउ इंस्पेक्शन मेथड, एक नया चीज आया कि हम लोग इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन जो कि गिवन रहता है कैसे निकालते हैं, यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड को हिंदी में कहते हैं निरीक्षण विधि। मतलब हम लोग पहले निरीक्षण करेंगे कि जो दिया हुआ है
उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बिना फॉर्मूला का प्रयोग करे, निरीक्षण की मदद से हम लोग निकालेंगे किसी भी दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ठीक, इंस्पेक्शन मेथड से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बिना, यदि आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग इस विधि से किसी भी चीज का इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक। तो क्या है, पहला फंक्शन है cos 2x। तो हम लोगों को इसमें क्या निरीक्षण करना है? ये निरीक्षण करना है, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे जो आंसर आ रहा है, यदि उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वापस से वही आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब हम लोगों को ये निकालना है, राइट, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल, ये निकालना है, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड ये है कि पहले हम लोग ऐसी चीज सोचेंगे जिसका डेरिवेटिव करने पे cos 2x आ रहा है, समाकलन तो निकालना है। निरीक्षण विधि ये कहती है कि पहले हम लोग निरीक्षण करेंगे कि किसको डिफरेंशिएट करने पे cos 2x आएगा, ठीक। तो cos 2x किसको डेरिवेट करने पे आएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग sin 2x, ठीक है। मतलब कि ये होता है और साथ में यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। अभी उस 2 पे आप लोग ध्यान मत दो, आप लोग इस चीज पे ध्यान दो कि यहाँ पे sin 2x आ रहा है, यहाँ पे भी cos 2x आ रहा है। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग सेट करते हैं, यानी ये हो गया, ये 1/2 इसका इधर आ गया और ये हो गया, यानी थोड़ा सा और डिफरेंशिएट सॉल्व करके लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इंटीग्रेट करने पे ये आएगा और इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा, ठीक। तो हमारा इसका आंसर जो है वो हो गया 1/2 sin 2x। समझ में आया? देखो, पहले हम लोग ये निरीक्षण कर रहे हैं कि cos 2x का ऐसी कौन सी फंक्शन है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे cos 2x आ रहा है। वो हम लोग सोच के निकाले, हम लोगों को पता चला कि ऐसा फंक्शन है sin 2x, ठीक। उसको डिफरेंशिएट किए हम लोग, तो हमारे पास 2 cos 2x आ गया। ओके, अब 2 cos 2x को हम लोग सेट करेंगे, 2 को इधर ला दिए, d/dx sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। अब होल डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पे cos 2x आ रहा है, ठीक। यानी cos 2x का एंटी डेरिवेटिव हो गया 1/2 sin 2x। देखो, 1/2 sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x है, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव 1/2 sin 2x है। मतलब इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 sin 2x। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हुआ ये देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें हम लोग cos वाले में देखे कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2x के मदद से हम लोग उसको सॉल्व किए। अब ये देखते हैं, देखो, ये दिया हुआ है 3x² प्लस 4x³। हम लोग ऐसा कोई चीज देखेंगे जिसको डेरिवेटिव निकालने पे, ऐसा फंक्शन देखेंगे जिसका डेरिवेटिव निकालने पे 3x² प्लस 4x³ आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, डेरिवेटिव लाना है तो हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है तो पावर में 3 होना चाहिए, यानी कि x3
ठीक, ये फंक्शन है। देखो, यहाँ पे 3 आना चाहिए, डेरिवेटिव में यहाँ पे 3 होगा तभी ना आगे 3 आएगा। यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पे 4 होगा तभी ना आगे 4 आएगा। कैसे? देखो, इसको हम लोग पहले डी बाई डी एक्स निकालते हैं इसका। ये हो गया 3x² प्लस 4x³। क्या ये और ये चीज सेम आ रही है? मतलब x³ प्लस, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा, और ये चीज क्या है? एंटी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, और ये इंटीग्रल है या एंटी डेरिवेटिव है। तो हमें क्या निकालना था? एंटी डेरिवेटिव ही निकालना था। ठीक है, मतलब हम लोग ने देखा कि इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, और यही हमारा ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, जिसको डिफरेंशिएट करने पे यही आ रहा है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं, कैसे देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? इसका आंसर में क्या आया है अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया है? वो आया है x³ प्लस x⁴। अब हम लोग निरीक्षण विधि से तो ये ला दिए, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला के पे सॉल्व करने पे क्या वही आंसर आ रहा है। हम्म, तो देखो, पहले हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये होगा 3, ये समझ में आया? 4, 3 पहले कांस्टेंट वैल्यू तो उसको अलग कर लिया गया है, इसका पहले एक स्टेप पहले ये हम लोग लिखेंगे। हम्म, उसके बाद ये आया। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा? देखो, 3 हो गया, x का पावर 3/3 प्लस 4, x का पावर 4/4। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? x³ प्लस x का पावर 4 ही बचा। यही हमारा यहाँ पे आंसर था, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो निरीक्षण विधि से हम लोग पहले ये पता किए कि उस चीज का डिफरेंशिएशन, किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पे वो आंसर आएगा, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने ये चीज सॉल्व कर ली। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक ये है, ये भी हम लोग निरीक्षण विधि से पता करेंगे। देखो, इसका हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ये क्या होगा। ठीक है, ये तो हम लोगों को एक फॉर्मूला है जो कि याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग निरीक्षण विधि से पहले ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे 1/x आ रहा है। ठीक, तो सोचो सोचो क्या होता है, फट से हम लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है,
ये होता है, ठीक। ये कब होता है? एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ये नहीं लिखते हैं। और क्या होता है? ये होता है कब? जब एक्स लेस देन जीरो होता है, यानी इसका भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है, दोनों मिला के क्या लॉग एक्स मॉड ऑफ एक्स बन रहा है? एक्स और माइनस एक्स क्या होता है मॉड एक्स की डेफिनेशन? जब ये एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है और ये होता है माइनस एक्स, यहाँ पे इक्वल टू भी होता है पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स का आंसर वन बाई एक्स होता है। इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके हम लोग ये फॉर्मूला लिखे जिसमें लॉग ऑफ मॉड एक्स आया है। ठीक, यानी जब हम लोग लॉग ऑफ मॉड एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वन बाई एक्स आया, यानी इसका इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। क्या होगा? इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स। ओके, तो ये था निरीक्षण विधि के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और भी फॉर्मूलाज होते हैं, अभी बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। फॉर्मूला शीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को उसको लर्न करना पड़ेगा। साथ साथ डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूला उसमें दिए रहते हैं जो कि उसके उल्टे होते हैं। ओके, तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। हम लोग अभी तक वही पढ़ रहे हैं। क्या होता है इसका आंसर? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला जो कि सबको पता चल गया होगा अभी तक। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स। कोई भी कांस्टेंट वन है या वन की जगह कोई और कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उसके साथ एक्स जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे वन है तो वन एक्स हो जाएगा प्लस सी, विच इज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस सी। ठीक, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फाइव दिया है तो क्या हो जाएगा? फाइव एक्स प्लस सी। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डीएक्स। अब ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स होता है ई टू द पावर एक्स, सेम इंटीग्रेशन भी होगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक, इसमें एक चीज है, डिफरेंशिएशन में जो एक्स का कोफिशियंट रहता है वो मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में जो भी एक्स का कोफिशियंट रहेगा वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे टू एक्स दिया है तो टू एक्स तो रहेगा अपॉन में टू हो जाएगा। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन डीएक्स क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन डीएक्स माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नेक्स्ट आया कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स
इसका होता है सॉरी sec x प्लस सी। ओके, तो ये सब फॉर्मूलाज हैं, और भी फॉर्मूलाज जो कि आपकी बुक्स वगैरह में दी रहेंगी, उसको लर्न करना है, तभी आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन वैसे ही निकलेगा पहले वाले फॉर्मूला का यूज करके। कौन सा फॉर्मूला? एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा? हम्म, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये इसके साथ भी आएगा, डिनोमिनेटर दोनों के साथ स्प्लिट कर दिया गया और इसको दोनों के साथ स्प्लिट कर दिया गया। ठीक है, अब देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा? पावर से एक पावर, दो पावर से कैंसिल, तो बचा एक पावर एक्स। और यहाँ पे ठीक, मतलब इसको हम लोगों ने पावर थ्री था, टू है, कैंसिल करके एक पावर लाया है, और ये ऊपर चला गया। ऊपर रहेगा तभी एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ? अब इसमें, इस वाले में एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है, तो लगाएंगे तो क्या आएगा? एक्स, यहाँ पे एन की वैल्यू वन है, तो वहां पे एन की वैल्यू टू हो जाएगी, एन प्लस वन हो जाएगी, यानी एक्स का पावर टू हो गया, अपॉन में टू। ठीक, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक, और प्लस सी, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन होता है माइनस वन अपॉन माइनस वन, प्लस सी, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो गया प्लस, और एक्स इनवर्स है तो यहाँ पे वन बाई एक्स आ जाएगा, प्लस सी। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, जो कि आया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स प्लस सी। ओके, आप लोग इसको देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर टू बाई थ्री प्लस वन डी एक्स। ये भी आसान है, पहले आप लोग रोक के पहले खुद से ट्राई करो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इंटीग्रल स्प्लिट हो जाएगा। हम्म, अब एक्स एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? टू बाई थ्री, तो घबराना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक, और क्योंकि एक कांस्टेंट दी हुई है वैल्यू वन, इसका इंटीग्रेशन करने पे एक्स आएगा प्लस सी। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स टू द पावर, अब देखो टू बाई थ्री प्लस वन, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया थ्री, और ये हो गया फाइव, फाइव बाई थ्री, तो ये होगा एक्स टू द पावर फाइव बाई थ्री
अपॉन 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? 5/3 है तो 3 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला की मदद से इसका ये आंसर आ गया। ओके, आप लोग इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, टू बाहर ले लेते हैं। अब x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज सेम e टू द पावर x। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। ठीक, तो 3/2 प्लस 1 आसान है, 2, जो क्या 3 प्लस 2, ये भी आया 5/2। x टू द पावर 5/2 अपॉन में 5/2, तो ये 2/5 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर x माइनस लॉग x प्लस सी। इजी है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हो गया। पहले हम लोग इंटीग्रेशन को सबसे प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा के अलग अलग कर लिए, उसके बाद x टू द पावर n के फॉर्मूला से ये वाला हो गया। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है, ये हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x होता है, ये हो गया। फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो चीज दी हुई है, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले अलग अलग कर लेते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ओके, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये हो गया कॉस एक्स और ये हो गया साइन एक्स प्लस सी। ये तो आसान सा है बिल्कुल, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस हम लोगों को साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन की वैल्यू को का इस्तेमाल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, तो अभी जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया जिसमें नीचे एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है तो उसको अलग अलग करके लिख लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया है, बस इसको अलग किया है इसके,
और इंटीग्रेशन को साथ में लिख लिए हैं। रुको, एक स्टेप और पहले चलो, वरना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे तो हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब क्या हुआ, अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो। ओके, ठीक। अब देखो, इसको हम लोग क्या सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1/cos का क्या cos x का क्या होता है, sec x होता है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको दोनों बार हम लोग अलग अलग लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या tan x लिख सकते हैं, ठीक है। और बचा 1/cos x, किसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec x। एनी कंफ्यूजन, क्या किया है, sin x अपॉन cos x बचा, इसको tan x हो गया, और 1/cos था तो इसको sec x लिख दिया गया है। ओवरऑल हमारे पास क्या आया, tan x sec x आया। तो इसके आगे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे तो उसमें था कि sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, और tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास tan x, और ये हो गया sec x प्लस c। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 1 - sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर आया इंटीग्रेट करने पे tan x प्लस sec x प्लस c। ठीक, ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन, जो कि हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा। अब आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत से मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है कि कैसे कैसे बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, ओके, सो थैंक यू क्लास।